नमस्कार साथियों, मैं भरत सिंह गुर्जर फुटबॉल कोच। आज हम उस प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे बड़े ही विस्तार से, जिसको फेसबुक पर अपलोड करने के बाद 95% लोगों ने उसका उत्तर गलत दिया। आज के इस पूरे वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं ये स्पष्ट करूंगा कि कहां कहां आप लोगों ने चूक करी और किस तरह से नेट, दिल्ली अधीनस्थ बोर्ड, राजस्थान शारीरिक शिक्षा, हरियाणा, यूपी जैसे हिंदी भाषी प्रदेशों के शारीरिक शिक्षा एग्जाम के अंदर आप लोग तोड़ निकाल पाएंगे। उससे पहले आपसे विनती, कृपया मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आप वीडियो को डाउनलोड कर पाएंगे। इस प्रश्न और अन्य चीज़ों से रिलेटेड सामग्री जो PDF है, मैं इंस्टाग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। वहां आप फॉलो ज़रूर कर लें, जिससे कि आप फॉलो कर लेंगे, अगला बार PDF डालते ही मैं डायरेक्ट आपको उसको भेज दूंगा। आपको बार बार खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ये वीडियोस मैं जब भी डालूं आपके पास इजीली पहुंच जाएं। तीनों YouTube, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, तीनों चैनल्स की आईडी एक ही है, भरत सिंह गुर्जर फुटबॉल कोच। तो देखिए, ये वो प्रश्न था जिसमें लगभग 95% लोगों ने गलती करी। सबसे पहले नेट, दिल्ली जैसे एग्जाम में हमें उत्तर के ऊपर गौर नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ठंडे दिमाग से उस प्रश्न को पढ़ लो। जब आप उस प्रश्न को पढ़ लेंगे तो वो प्रश्न ही आपको उत्तर बता देगा। देखिए, मैं इस प्रश्न को पढ़ता हूं। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में पैराशूट रनिंग के दौरान जब एक महिला खिलाड़ी टॉप स्पीड से दौड़ रही है तो उस फेज के दौरान महिला खिलाड़ी की सीजी कुल ऊंचाई से की स्थिति पुरुष खिलाड़ी की सीजी के मुकाबले कहां होगी। अब देखिए, प्रश्न बड़ा कॉन्ट्राडिक्ट हो गया है, क्योंकि लंबा प्रश्न है, कंपेयर कर रहा है, पर्टिकुलर जेंडर की बात कर रहा है, एक ट्रेनिंग की बात कर रहा है। तो हमें इस प्रश्न में सबसे पहले कुछ चीज़ों को ढूंढना है जो उसके की पॉइंट है। तो देखिए, अभी पहली लाइन को आप पढ़िए और पहली लाइन में 3 की पॉइंट निकल कर आए। एक ट्रेनिंग है, विशेष स्थिति क्या है, ट्रेनिंग। बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं, जिसमें से फार्टलैग, कंटिन्यूस, इंटरवल, उनमें से एक ट्रेनिंग इसने ली है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। इसके ऊपर फोकस कीजिएगा। हमें तुरंत प्रभाव से दिमाग में ये सोचना है कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में क्या होता है। तो देखिए, जैसा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मतलब, रेजिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध। तो ऐसी ट्रेनिंग जिसमें खिलाड़ी को प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, वो ट्रेनिंग रेजिस्टेंस है। तो जब खिलाड़ी प्रतिरोध का सामना करता है तो प्रतिरोध का सामना करने के दौरान वह अपनी ऑप्टिमम को कहते हैं अपना सर्वश्रेष्ठ ऑप्टिमम नहीं दे पाता, क्योंकि उसके ऊपर प्रतिरोध लगाकर दबाव लगा दिया गया है। तो जब वो अपना ऑप्टिमम नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वह प्रभावित हो रहा है। तो देखिए, प्रभावित हो रहा है तो ये नेगेटिव हो रहा है या पॉजिटिव हो रहा है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो वो खिलाड़ी पर नेगेटिव इफेक्ट डालती है, लेकिन यह ट्रेनिंग खिलाड़ी की परफॉर्मेंस में पॉजिटिव इफेक्ट डालती है। ये चीज़ क्लियर कीजिएगा कि पहला की पॉइंट इस प्रश्न का है, इस प्रश्न में रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की जब खिलाड़ी ट्रेनिंग कर रहा है तो उसके ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट लग रहा है, लेकिन ट्रेनिंग में जो नेगेटिव इफेक्ट लग रहा है वो उसके पॉजिटिविटी के लिए हो रहा है। तो वर्तमान में प्रश्न की स्थिति के हिसाब से रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ये कह दिया है कि उसके ऊपर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। दूसरी चीज़ आइए, पहली लाइन में ही जो की पॉइंट है, पैराशूट रनिंग। देखिए, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में प्रतिरोध पैदा करने के कई माध्यम हो सकते हैं। खिलाड़ी के टायर बांध दीजिए, आप उसकी पीठ के ऊपर सैंडबैग रख दीजिए, जैसा फौज में कराते हैं। आप उसके पैर के ऊपर, जैसे एथलीट करते हैं, आयरन शू बांध दीजिए, या फिर आप उसके जो शिन है, शिन के साथ आयरन प्लेट्स को और सैंड प्लेट्स को बांध दीजिए।
अब यहां वो सब ना कर कर खिलाड़ी के साथ क्या बांधा गया है? पैराशूट। प्रत्येक प्रतिरोध को पैदा करने वाले कारक में से ये जो कारक आप देख रहे हैं ये है पैराशूट। सबका अपना अपना एक विशेष प्रभाव होता है। जहां पीठ के ऊपर सैंडबैग होता है वह खिलाड़ी की सीजी को आगे झुकाता है, क्योंकि भार की स्थिति में हम लोग आगे चले जाते हैं। जहां पैर के अंदर आयरन प्लेट या सैंड पैड्स को, जब आयरन पैड्स को बांधा जाता है तो वह हमारी इरेक्ट पोजीशन को, जिसे हम सीधा खड़ा होना कहते हैं, को प्रभावित करता है। अब यहाँ देखिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में इसने लिया है पैराशूट। अब पैराशूट जब बांधा है, खिलाड़ी रन किस तरफ करेगा? फ्रंट फेसिंग। पैराशूट कहाँ जा रहा है? उसके बैकवर्ड फेसिंग। इसका मतलब खिलाड़ी एफर्ट कर रहा है सामने दौड़ने के लिए, पैराशूट एफर्ट कर रहा है उसको पीछे खींचने के लिए। और एक कंडीशन, पैराशूट जितनी तेजी से आप दौड़ोगे उतना ही ज्यादा हवा का फैलाव पैराशूट को फैला देगा। जब हवा का प्रभाव पैराशूट को फैलाएगा इसका मतलब रेजिस्टेंस भी ज्यादा पैदा हो जाएगा। तो अगर हमने ये पकड़ लिया कि प्रश्न के अंदर प्रश्न कहना क्या चाह रहा है, देखिए उच्च स्तर के एग्जाम में 1 मिनट से ज्यादा सोचने का समय नहीं मिलता, इसलिए हमें ऐसे प्रश्नों को अपने घर पर बार बार अभ्यास कर कर सॉल्व करना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं कि प्रत्येक प्रश्न में कुछ कीवर्ड्स होते हैं। अगर आपने उन कीवर्ड्स को पकड़ लिया तो प्रश्न सॉल्व करते ही आप दिमाग में उत्तर को सेट कर देंगे। तो जैसे अभी हम इसकी बात कर रहे थे, तो पैराशूट ने क्या प्रभाव किया? पैराशूट ने भी नकारात्मक प्रभाव को बढ़ावा दिया, लेकिन बढ़ावा दिया उसने। अब खिलाड़ी आगे भाग रहा है, पैराशूट उसको पीछे खींच रहा है, और यही रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है। इस कंसेप्ट को भी हमें समझ लेना है। आगे जब विद्यालयों के अंदर, महाविद्यालयों के अंदर हमें कंसेप्ट बच्चों को बताना होगा तो इस तरह से एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी होगा। 2 चीजें क्लियर हो गई। ट्रेनिंग कौन सी? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का माध्यम कौन सा? पैराशूट। ठीक है। अब तीसरी चीज के ऊपर आइए, जो सबसे ज्यादा कारगर फैक्टर है, और ये इस प्रश्न का टॉप मोस्ट तुरुप का इक्का है। इस टॉप मोस्ट तुरुप के इक्के को समझिए, क्योंकि यहां उसने खिलाड़ी को नहीं कहा है, उसने पर्टिकुलर जेंडर का उल्लेख कर दिया। जेंडर क्या है? मेल या फीमेल? फीमेल। अब यहां से हमको थोड़ा सा कंडीशन, स्थिति आपको ऊंची करनी पड़ेगी। समझिए कैसे। जब तक सीजी के बारे में आप बात करेंगे, क्योंकि प्रश्न में वो यही कह रहा है कि पुरुष खिलाड़ी के मुकाबले महिला खिलाड़ी की सीजी कहां होगी, तो पहली चीज क्लियर कीजिए, महिलाओं की बायोलॉजिकल जो शेप होती है भगवान के द्वारा निर्मित होती है। देखिए दोनों के गोनेड्स जो होते हैं, जननांग जो होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, सेक्सुअल डिफरेंसेस होते हैं। और इस सेक्सुअल डिफरेंसेस की वजह से महिला को भगवान ने वो शक्ति दी है जिससे वो एक नई संतति को इस पृथ्वी पे जन्म दे सकती है। इसका गलत अर्थ मत निकालिएगा। मेरा मातृशक्ति के प्रति नमन है। मैं भी किसी माँ का बेटा हूं, मेरी भी कोई बहन है। तो उनको एक विशेष स्ट्रक्चर दी है जिससे वो हमारे जैसे पुत्र को पैदा कर पाए। अब इसी बायोलॉजिकल शेप की वजह से जब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे ना, तो वहां आप इस चीज को समझिएगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कई बार ये आता है कि महिलाओं की ग्रोथ जो होती है वो पुरुषों के मुकाबले जल्दी क्यों हो जाती है, डेवलपमेंट क्यों जल्दी होता है, यही तो रीजंस हैं। या जब हम बात करेंगे व्यक्तिगत भिन्नताओं की, तो ये कहा जाता है कि पुरुषों में संतुलन कम, महिलाओं में ज्यादा क्यों होता है, तो वो यही कारण है सीजी का। और सीजी का कारण क्यों है? बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो महिलाओं का क्या होता है कि गोनेड्स जो होता है पुरुषों के मुकाबले लगभग 2 इंच नीचे होता है। इसलिए जब भी हम सीजी की बात करते हैं तो सीजी की परिभाषा में ये कहा जाता है कि पुरुषों में महिलाओं के मुकाबले सीजी 1 या 2% ज्यादा होती है। मैं इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन फॉर्मूला भी आपको इसी वीडियो में बता दूंगा कि किस तरह से सीजी का कैलकुलेशन निकाला जाता है। तो इसका मतलब महिला खिलाड़ी की सीजी तो ऑटोमेटिकली नीचे है ही है इस प्रश्न के मुताबिक, की पॉइंट के मुताबिक। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है कि जब वह दौड़ रही है तो पुरुष के मुकाबले महिला की सीजी कहां होगी? कंपेयर करा दिया उसने, कंफ्यूज करने का प्रयास किया है। कोई कंपैरिजन नहीं है इसके अंदर, स्पष्ट कर लेना आप लोग। महिला दौड़ रही है तो महिला की सीजी उसकी, और पुरुष दौड़ रही है तो पुरुष का सीजी उसका। इस प्रश्न को दिग्भ्रमित करने के लिए उसने डाला है कि पुरुष के मुकाबले कहां होगी। अब इसी वजह से हम लोग क्या कर देते हैं? गलती कर देते हैं।
ये गलतियां आप लोगों को मित्रों नहीं करनी। तो देखिए की फैक्टर आपने अभी तक 3 पकड़ लिए, क्लियर आया हो समझ में, तो आपसे विनती कर रहा हूं मेरे इस प्रयास में कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शारीरिक शिक्षा में मैं चाहता हूं कि मुझे बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की कि सर ज्ञानार्जन दीजिए, प्लीज़ बांटिए। मैं बांटने का प्रयास कर रहा हूं। आप अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे मेरा प्रयास फेल हो जाएगा। एक शारीरिक शिक्षा का प्रेमी, एक फुटबॉल कोच होने के नाते आप शारीरिक शिक्षा के प्रेमी से मेरी विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें। लाइक क्या करेगा, हमारे चैनल को ट्रेंडिंग में लाएगा। ट्रेंडिंग से क्या होगा कि अन्य विषयों से शारीरिक शिक्षा को ऊपर ले जाया जाएगा। तहलका मचा दिया है। 2 दिन में 3 दिन में 2000 सब्सक्राइबर, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। अब महिला खिलाड़ी के बाद दूसरा जो की फैक्टर है जिस पे सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है वह है टॉप स्पीड। देखिए प्रश्न को आप खोजिए, आप भी मेरे साथ इसको पढ़िए। मोबाइल को आप जो है हॉरिजॉन्टल स्क्रीन के ऊपर कर लीजिए जिसके अंदर मोबाइल घूम जाए, पैरेलल हो जाए। टॉप स्पीड देखिए ये डिसाइड करेगा, क्योंकि प्रश्न में उसने कंपेयर करवाया है कि टॉप स्पीड पर क्या होगा। तो देखिए इस चीज को याद कीजिएगा, टॉप स्पीड, जब हम टॉप स्पीड कहते हैं तो जब हम उसमें दौड़ते हैं तो उसे दौड़ने में लंबी लंबी छलांगे लगाते हैं, इन्हें स्ट्राइड्स कहा जाता है। अब जब हम स्ट्राइड्स लगाते हैं तो दौड़ने के दौरान हमारा शरीर जमीन से अपलिफ्ट होता है। यह आपकी स्पीड के ऊपर निर्भर करता है कि आप मीडियम स्पीड से दौड़ रहे हैं तो कम से कम 6 इंच, अगर आप टॉप स्पीड से दौड़ रहे हैं तो कम से कम 1 फीट तक एथलीट्स की बॉडी जो है वो एयर में रहती है, अपलिफ्ट हो जाती है। बस इस टॉप स्पीड में क्या होता है। अब टॉप स्पीड में आप देख लीजिए, मान लीजिए हम 6 इंच और 1 फीट दोनों ना मानते दोनों का एवरेज निकाला, कितना 9 इंच, मतलब 9 इंच तो बॉडी हवा में जाई जा रही है टॉप स्पीड पर। अब 9 इंच अगर बॉडी हवा में जा रही है तो आप प्रश्न को यहीं क्रैक कर सकते हैं, आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महिला खिलाड़ी की मैं कहूं एवरेज जो हाइट होती है वो 5 फीट के आसपास होती है। तो जब वो दौड़ रही है 5 फीट के आसपास दौड़ रही है तो उसकी बॉडी कितना इंच ऊपर हो गई हवा में, 5 फीट 9 इंच। 9 इंच ऊपर ही तो उसकी टोटल हाइट कितनी होगी, 9 इंच उसकी हाइट बढ़ गई। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। फिर एक माइनर पॉइंट और है, देखिए 2 फेज होती है, रनिंग की, जॉगिंग की, और एक अलग फेज होती है वॉकिंग की। देखिए सबसे पहले हमें यह भी क्लियर कर लेना है कि जॉगिंग, रनिंग और वॉकिंग में क्या अंतर है। पहला कंसेप्ट, वॉकिंग और रनिंग में क्या डिफरेंस है। वॉकिंग एक वो फेज है जिसमें बायोमैकेनिक्स ये कहता है कि मनुष्य जब वॉक कर रहा है तो उसके दोनों पैरों का कांटेक्ट जमीन से बना रहता है। क्लियर कीजिएगा, वॉकिंग आप करके देख लीजिए, अभी वीडियो को स्टॉप कीजिए और करके देख लीजिए। जब हम वॉक करते हैं तो शरीर के दोनों पैरों का कांटेक्ट जमीन से बना रहता है। रनिंग बायोमैकेनिक्स के अनुसार वह फेज है जिसमें अनिवार्यतः फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए एक पैर का कांटेक्ट जमीन से नहीं रहता। क्लियर कीजिएगा, वॉकिंग में मनुष्य के दोनों पैरों का कांटेक्ट जमीन से बना रहता है। रनिंग में मनुष्य के एक पैर का कांटेक्ट फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए जमीन से नहीं रहता। मतलब रनिंग में एक बार में मनुष्य का एक ही पैर धरती पर पड़ेगा। इसको क्लियर कीजिएगा। अब रनिंग और जॉगिंग में क्या अंतर है। जॉगिंग रनिंग की ही स्लो डाउन फेज है और जॉगिंग कुछ नहीं है, इट्स द स्लो डाउन फेज ऑफ रनिंग। बस इतना सा अंतर है। अगर कोई आपसे कहे कि जॉगिंग अलग है और रनिंग अलग है, बिल्कुल गलत। जॉगिंग रनिंग की ही एक फेज है। जिस तरह से स्पीड के 5 भाग होते हैं, जब कभी मैं आपको खेल प्रशिक्षण पढ़ाऊंगा, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा स्पीड के 5 भाग होते हैं। ऐसे ही रनिंग की जो प्रारंभिक फेज है उसे जॉगिंग कहा जाता है, जिसके अंदर हमारा एक्सेलरेशन रन जो होता है वो केवल 10% होता है। ठीक है, इस चीज को आप क्लियर करें। और अंतिम की फैक्टर कि सीजी कुल ऊंचाई से, देखिए अभी हमने इसी स्लाइड के अंदर सबसे पहले भाग में बात करी, आप समझ जाएंगे। अगर इस प्रश्न को मैंने यहाँ क्रैक कर दिया है, अगर आपके अंदर दिमाग उच्च स्तर का होगा तो इसको यही क्रैक कर देंगे आप, खत्म कहानी इसकी। तो देखिए सीजी कुल ऊंचाई से, प्रश्न यही तो कह रहा है कि पुरुष खिलाड़ी के मुकाबले
सीजी कुल ऊंचाई से कहाँ होगी? पुरुष खिलाड़ी उसने बेवकूफ बनाने के लिए डाला है, ताकि आपका दिमाग जो है भ्रमित हो जाए। भ्रमित नहीं होना, ऐसे ही प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। हमें तो किसकी ऊंचाई से मतलब है? जो दौड़ रही है। दौड़ कौन रही है? महिला एथलीट। महिला एथलीट, अब उसकी सीजी कितनी है? कुल हाइट की 55% पे। हमें क्या लेना देना पुरुष से? और मान लीजिए अब महिला खिलाड़ी है तो महिलाओं की एवरेज ऊंचाई कितनी होती है? मैं समस्त महिलाओं की बात कर रहा हूं, लगभग 5 फीट के आसपास। तो यही तो वो कह रहा है कि उसकी कुल ऊंचाई से। तो इसी स्लाइड के अंदर आप सबसे पहले देखिए टॉप स्पीड पे मैंने आपको बताया था कोई 6 इंच तक हवा में रहता है, कोई 1 फीट तक हवा में रहता है। हमने अगर उसका एवरेज निकाल लिया तो कितना आया? 9 इंच आया। इसका मतलब अगर टॉप स्पीड से महिला एथलीट दौड़ रही है तो उसकी ऊंचाई अगर सामान्यतः 5 फीट है तो टॉप स्पीड में कितनी हो जाएगी? 5 फुट 9 इंच। अगर आपके समझ में आ गया होगा ना तो अभी आप इसमें से ऑप्शन निकाल लेंगे, खत्म। हमें ऑप्शन आगे इस पे डिस्कस ही नहीं करना, अगर समझ में आ गया हो तो। यही नेट जैसे प्रश्न पत्रों का खेल होता है कि आपने अगर प्रश्न को पहले क्रैक कर दिया ना तो उत्तर कभी जिंदगी के अंदर गलत नहीं होगा। चलिए फिर भी मैं इसको और इजी करता हूं, आप लोग अगर इसको नहीं समझ पाए होते हैं तो देखिए आगे बाई एग्जाम्पल्स मैं आपको क्लियर करता हूं इस चीज को। वैसे मेरे हिसाब से मुझे यकीन है कि शायद आपने इसको क्रैक कर दिया है। तो देखिए प्रश्न को और इजी करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले सीजी की परिभाषा को स्पष्ट करना होगा कि व्हाट इज सीजी। तो देखिए सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाती है, गुरुत्व का केंद्र। गुरुत्व का केंद्र कहलाती है। अब ये शरीर में कहां होती है? ये कहीं नहीं होती, ये काल्पनिक है। क्लियर? सीजी काल्पनिक होती है। फिर क्लियर कीजिएगा इस चीज को। देखिए ग्रीस का एक वैज्ञानिक था आर्किमिडीज। उस आर्किमिडीज ने एक प्रिंसिपल प्रतिपादित किया। उस व्यक्ति ने यह बताया कि शरीर के अंदर जब एक ऐसा बल होता है जो सब जगह एक समान लगता है। अब देखिए उस बल की खोज किसने करी? बहुत साल बाद, 2000 साल बाद आइजैक न्यूटन ने, जिसको क्या कहा उसने? गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन इस कंसेप्ट को 2000 साल पहले किसने समझा दिया? आर्किमिडीज ने। इसीलिए प्राचीन यूनान की शिक्षा को विश्व में सांस्कृतिक धरोहर के रूप में माना जाता है। ग्रीस पहला देश था जिसने शिक्षण पद्धतियों से संसार को परिचित कराया। बहुत अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, कैसे कैसे और ये देखिए आर्किमिडीज एक नया नाम हो गया। आर्किमिडीज ने, आपको ध्यान हो तो जल यांत्रिकी, उसी ने ये बताया था कि जल में एक बल होता है जो मनुष्य के शरीर को प्रभावित करता है। तो आर्किमिडीज ने यह बताया कि शरीर में सब जगह एक ऐसी स्थिति होती है जहां गुरुत्व बल जो है सब जगह समान लगता है। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है? सब जगह एक समान लगता है। लेकिन जब बायोमैकेनिक्स की खोज की गई, यांत्रिकी की खोज की गई, तो उस यांत्रिकी के अंदर एक शब्द निकला। उस शब्द को क्या कहा? मास। मास का मतलब द्रव्यमान। अब देखिए इसको क्लियर कीजिए, क्योंकि मैकेनिक्स की खोज के बाद क्या बना? बायोमैकेनिक्स। पहले यांत्रिकी खोजी गई, फिर वैज्ञानिकों ने ये देखा कि यांत्रिकी मतलब जैसे रेलगाड़ी चलती है तो एक इंजन 50 डब्बों को कैसे खींच लेता है? बस चल रही है, आगे के 2 पहिए, पीछे के 2 पहिए, आगे के 2 पहिए टर्न खाए तो पीछे के पहिए अपना आप कैसे टर्न खा गए। ये सब यांत्रिकी ने बताया बलों का रिलेशन किस तरह से होता है। फिर वैज्ञानिकों ने खोजा कि यांत्रिकी के नियम मनुष्य के शरीर पर भी लगते हैं। कैसे लगते हैं? क्लियर कीजिएगा इस चीज को। देखो कुछ खेल ऐसे होते हैं जहां पर आपको घर्षण बल नेगेटिव चाहिए। देखिए आपने कभी स्केटिंग देखी है? वो नेगेटिव घर्षण होता है। मतलब अगर आप सामान्य स्थिति के ऊपर, बर्फ के ऊपर चलेंगे तो क्या चल पाएंगे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन स्केटिंग जैसे खेल के अंदर हम उसी बल के नेगेटिव फोर्स को यूज करते हैं। तो ये वैज्ञानिकों ने बताया कि बलों का भी शरीर के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव फर्क पड़ता है। आइस स्केटिंग देखी है आपने? आइस स्केटिंग के अंदर भी यही होता है। अब मान लीजिए फुटबॉल, अगर आप बड़ी बड़ी घास के अंदर खेलेंगे तो खेल पाएंगे? नहीं, वो घर्षण बल आपको चलने नहीं दे रहा। तो देखिए 2 जगह घर्षण बल की अलग अलग परिभाषा। फुटबॉल में जो नेगेटिव घर्षण बल था वो खेल के लिए नेगेटिव, लेकिन आइस स्केटिंग और हमने कहा स्केटिंग, वहां पर जब हमने इन खेलों के बारे में बात करी तो वहां इस घर्षण बल को पॉजिटिव वे में लिया गया। तो जब जैव यांत्रिकी खोजी गई
तो ये शब्द आया कि मास, मास को क्या कहते हैं? द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है? देखिए मेरा मान लीजिए शरीर का वजन 70 केजी है, 70 केजी है, लेकिन अगर मेरी पीठ के ऊपर कोई बैग रख दिया 5 किलो का, अब मेरा वेट कितना हो गया? 75 केजी। लेकिन मेरे शरीर का वजन तो अभी भी कितना है? 70 केजी। लेकिन मेरे ऊपर एक बल आरोपित कर दिया कितने केजी का? 5 केजी का। तो टोटल द्रव्यमान मेरे शरीर का कितना हो गया? शरीर का वजन 70 केजी, एक्स्ट्रा बल कितना लगा? 5 केजी। तो मेरे शरीर का वजन तो कितना है? 70 केजी, लेकिन द्रव्यमान कितना हो गया? 75 केजी। क्लियर है ये चीज? देखिए फिर हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, हाथ जोड़ के विनती है, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, अच्छा लगेगा मुझे, आप लोगों को फ्री में और चीज़ें दूंगा, अच्छे से सब्सक्राइब करिए। तो इन लोगों ने कहा कि बॉडी के अंदर भी एक ऐसी जगह होती है जहां हम सर्वाधिक द्रव्यमान रखते हैं। अब वो द्रव्यमान देखिए कैसे है। मान लीजिए आपने देखा मेरा शरीर को अगर बात करें तो शरीर को 3 हिस्से कहे जाते हैं, सर, धड़ और उपांग। ठीक है, सर, धड़ और उपांग। उपांग में क्या आता है? हाथ और पैर। लेकिन धड़ के अंदर एक ऐसी जगह होती है जिसको हम टमी कहते हैं, बेली बटन के आसपास का एरिया। उस बेली बटन के आसपास के एरिया में हम सर्वाधिक द्रव्यमान रखते हैं, क्योंकि वहां हमारे तोंद निकल आती है। वो एरिया जो होता है वो सर्वाधिक द्रव्यमान वाला होता है। अब ये जो एरिया है ना, ये एरिया ही आपकी बॉडी के संतुलन के लिए जिम्मेदार है। आप देखिएगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल में ये कहा गया है कि बच्चा लेटकर पैदा जब होता है तो लेटकर, फिर घुटनों के बल, फिर झुककर लड़खड़ाकर और फिर सीधा खड़ा होता है। फिर जब बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो वही स्थिति आती है जो हमने अब तक की। हमारा शरीर पहले आधा झुकता है, फिर पूरा झुकता है, और अंत में हम बेड के ऊपर लेटे ही रहते हैं बुढ़ापे के अंदर। ये वृद्धि और विकास का सिद्धांत है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि जिस प्रक्रम में हमने वृद्धि की है उसी के डाउनवर्ड हम लोग वृद्धि को खत्म भी करेंगे। तो इस चीज को आप समझिए कि हमारी बेली बटन के आसपास का जो एरिया है वहां हमारी सीजी सेंटर्ड होती है, क्योंकि सर्वाधिक द्रव्यमान हमारा वहां केंद्रित होता है। सीजी का सीधा सीधा रिलेशन जो है वो सीधा सीधा रिलेशन संतुलन से है। अब देखिए मास शब्द जो आया ये यांत्रिकी से आया, द्रव्यमान जो शब्द आया। देखिए आप इस इमेज को देखिए जिसके ऊपर वीडियो चल रहा है, और बार बार आप देख रहे हैं कि ये एक तरफ जा रहा है लेकिन पूरा नहीं गिर रहा। अब याद करो आपके घर में जिन जिन के छोटा बच्चा होता है, हम लोग बचपन में एक पेंगुइन जैसी शेप का एक वो लाते हैं खिलौना, एक पेंगुइन जैसा प्लास्टिक का होता है, उसके बेस के अंदर बहुत सारी मिट्टी भरी होती है, और ऊपर हम उसमें केवल बेस में मिट्टी है, ऊपर हमने उसमें क्या भरी? हवा। अब बच्चा क्या करता है? उस पेंगुइन को ऐसे धक्का देता है, गिराता है, लेकिन वो पेंगुइन गिरता नहीं है, वो पेंगुइन जमीन के टच होता है और वापस खड़ा हो जाता है। याद आया आपको? याद आया वो? हाँ, याद करो उस चीज को कि वो पेंगुइन जैसा खिलौना जिसके अंदर हमने मिट्टी भरी, और उस मिट्टी भरने के बाद उसमें हमने हवा भरी, और उसकी हाइट जो है 3 फीट के आसपास हो गई, उसको हमने थप्पड़ मारा, वो नीचे गिरा, लेकिन नीचे गिरने के बाद तुरंत ऊपर आ गया। यही कारण है क्योंकि उसके बेस में सर्वाधिक द्रव्यमान भरा हुआ है, उसके बेस में 4-5 किलो मिट्टी भरी हुई है, और ऊपर क्या है? हवा, जिससे वो स्थायित्व प्रदान करता है। हमने उसको धक्का दिया लेकिन बेस उसका नीचे है तो वो वापस गिरेगा क्यों? इसलिए वो खड़ा हो जाता है। इसे मास कहा जाता है, मास, द्रव्यमान। जो जहां हम सबसे ज्यादा भार लेकर चलते हैं वो द्रव्यमान कहलाया। अब उसके ऊपर बल और गए तो देखिए ये सीजी की कल्पना होती है। तो उस खिलौने की सीजी कहां हुई? उस खिलौने की सीजी जहां मिट्टी भरी हुई है वहां हुई, क्योंकि उसका संतुलन वहां भर रहा है। तो सेम एज इट इज आप देखिए कि सीजी का संबंध सीधे सीधे सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होता है, जिसकी वजह से हम लोग संतुलन की क्रिया को बनाए रखते हैं। इसे रोटेशन की क्रिया भी कहा जा सकता है। तो ये चीज आपके क्लियर हुई कि सीजी क्या है? सीजी कुछ भी नहीं है, काल्पनिक बिंदु है। लेकिन सीजी शरीर में कहाँ होती है? ये विज्ञान कहता है कि सीजी पुरुषों के अंदर 57% टोटल हाइट पे, महिलाओं में 55% टोटल हाइट पर होती है। सीजी शरीर में कहाँ होता है? जहां हमारा सर्वाधिक भार होता है। और एक परिभाषा, और एक सीजी कहाँ होता है? देखिए जब हम शरीर को काटते हैं तो देखिए शरीर को काटने का, यहां से मैंने काटा, आधा इधर आधा इधर, इसे कहा फ्रंटल प्लेन। यहां से मैंने काटा बीचों बीच तो मेरा आधा हिस्सा आगे जाएगा। देखिए यहां से काटा आधा दाएं आधा बाएं, यहां से काटा आधा आगे आधा पीछे, और आधा मैं नीचे कमर के पास हूं, कमर से काटा आधा ऊपर आधा नीचे। इन्हें हम लोग किन्सियोलॉजी की भाषा के अंदर 3 प्लेन्स कहते हैं, फ्रंटल प्लेन,
सैजिटल प्लेन और ट्रांसवर्स प्लेन। अब ये तीनों भी काल्पनिक होते हैं क्योंकि कोई भी मनुष्य कभी किसी को काटता नहीं है, काटता पोस्टमार्टम बॉडी डेथ के बाद होती है। तो ये तीनों प्लेन जहां एक दूसरे को काटते हैं वो भी हमारी बॉडी का वो सेंटर पॉइंट के लगभग का होता है, वो जहां सर्वाधिक द्रव्यमानता है। तो तीनों प्लेन जहां एक दूसरे को काटते हैं वो भी सीजी कहलाता है। जैसा हमने स्पष्ट किया कि पुरुषों के अंदर सीजी 57% हाइट पे, महिला के अंदर सीजी थोड़ा सा डाउन उनकी फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की वजह से 55% पे। तो बालकों के अंदर सीजी की स्थिति बड़ी विपरीत हो जाती है। देखिए इस पिक्चर को जिसके ऊपर वीडियो चल रहा है, जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चे के शरीर में शरीर के ताप को बनाए रखने के लिए आपने को कहावत सुनी है सर्दी के बारे में, कहा जाता है कि सर्दी ये कहती है कि जवान को मैं लगू नहीं, जवान को मैं लगू नहीं, जवान मेरा भाई, बच्चे को मैं लगू नहीं, बच्चा मेरा नाई, और बूढ़े को मैं छोड़ू नहीं, जो ओढ़े दो रजाई। समझ में आया? सर्दी ये कहती है कि जवानी के अंदर मैं जवान व्यक्ति को सर्दी नहीं लगती है क्योंकि वो जवानी जो होती है सर्दी की भाई होती है, इसलिए जवान आदमी एक शर्ट के अंदर बाहर निकल जाता है। बच्चे के बारे में वो कहती है कि बच्चा मेरी नाही, मतलब बच्चा मेरे जैसा है, उसको पता नहीं है कि चद्दर ओढ़नी है नहीं ओढ़नी, इसलिए बच्चे को भी कभी सर्दी नहीं लगती। और वो कहती है बुढ़े ने पूरी जिंदगी जी ली है, बुढ़े को नहीं छोड़ूंगी मैं, इसको लेकर ही जाऊंगा, इसलिए हर सर्दी में 4-5 बुढ़े ऊपर जाते जाते हैं। अब ये तो एक कहावत बनाई है हमारे बड़े बुजुर्गों ने, लेकिन इस कहावत का अर्थ समझिए विज्ञान की भाषा में कि बच्चा सर्दी नहीं कैसा होता है। सर्दी जैसे क्या होता है, बच्चे में अपने आप ही विज्ञान या उसके शरीर एडिपोज टिश्यूज की मात्रा, एडिपोज वसीय ऊतकों की मात्रा इतना है जिसे बेबी फैट कहते हैं। वो बेबी फैट क्या काम करती है? बेबी फैट शरीर में तापानुकूलन का काम करती है, गर्मी में पिघलकर शरीर को पसीने बहाकर ठंड देती है और सर्दी के अंदर टाइट होकर हमारे शरीर को जकड़न देती है। बच्चे के अंदर एडिपोज टिश्यू ज्यादा होते हैं, इसलिए उसको सर्दी और गर्मी सदैव कम लगती है। अब एडिपोज टिश्यू, हमने ये बात यहाँ क्यों करी, सीजी से क्या लेना? एडिपोज टिश्यूज की वजह से क्या होता है, देखिए जब बच्चा छोटा होता है 2 साल 3 साल, धीरे धीरे जब वो ग्रोन अप करता है तो 2 साल 3 साल तक तो बच्चे की सीजी जो होती है वो नीचे होती है, लेकिन 6 साल के बाद 8 साल के बाद वृद्धि और विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे के हाथ और पैर धड़ के मुकाबले 8 या 9 साल तक बच्चे का धड़ संपूर्ण विकसित हो जाता है। बच्चे के धड़ को जो शेप लेनी होती है, उसके बाद हड्डियों को जो शेप लेनी होती है वो ले लेती है, फिर केवल उसकी हाइट बढ़ती है। कितनी? धीरे धीरे, मतलब बच्चा 8, 9, 10 साल तक अपनी मैक्सिमम हाइट को गेन कर लेता है। पता लग जाता है कि ये 5.5 फीट का होगा या 6 फीट का होगा। उसके बाद बच्चे के उपांग बढ़ना, हाथ और पैर बढ़ना शुरू होते हैं। जब हाथ और पैर बढ़ना शुरू होते हैं तो देखिए पहले वसीय ऊतक ज्यादा थे तो 7-8 साल तक बच्चे की सीजी नीचे होती है, लेकिन जब अगली स्थिति 8-9 साल के बाद बच्चे के उपांग हाथ और पैर बढ़ना शुरू होते हैं तो उसका मास जो है, पैर बढ़े तो सेंटर ऑफ मास ऊपर गया, तो सेंटर ऑफ मास ऊपर गया तो 12, 13, 14 साल की उम्र के अंदर बच्चे की सीजी सामान्य पुरुष के मुकाबले भी ऊपर चली जाती है, 57% से भी ऊपर चली जाती है। इस चीज को भी आप क्लियर कर लीजिएगा। तो देखिए अभी तक तो हमने अनुमानित सीजी की बात करी, लेकिन सीजी को शरीर के अंदर कैलकुलेट करने के 2 फॉर्मूलेज जो है वैज्ञानिकों ने बना रखे हैं। पहला फॉर्मूला जो होता है उस फॉर्मूले को क्रॉक्सकी फॉर्मूला कहा जाता है, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। अब देखिए दोनों फॉर्मूलों के अंदर वो ये कहता है, जो अभी हमने बात करी थी 55% 57% की, वो दोनों फॉर्मूले के अंदर देखिए क्रॉक्सकी ये कहता है कि मेल और फीमेल के लिए हमें कुछ नहीं करना, बस इस फॉर्मूले के अंदर हमको फीमेल जहां पर आती है उसकी टोटल बॉडी हाइट में 55.44% जोड़ उसे मल्टीप्लाई कर देना है एंड डिवाइड बाई 100 कर देना है। तो जब कुल शरीर की ऊंचाई को 55.44% से गुना करेंगे और उसमें 100 का भाग देंगे तो टोटल सीजी की हाइट हमारे पास आ जाएगी। मेल के लिए वो कह रहा है कि टोटल बॉडी हाइट को हमें 56.18 से गुना कर देना है और उसमें 100 से डिवाइड कर देना है तो टोटल सीजी बॉडी की आ जाएगी। कुल मिला के बात वही आती है कि महिला के अंदर सीजी कितनी है 55% और पुरुष के अंदर कितनी है लगभग 57% के आसपास। ये चीज हमें क्लियर कर लेनी है। पैल्मर फॉर्मूला थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। पैल्मर फॉर्मूला के अंदर वो क्या कहता है
कि हम लोग मान लीजिए पेल्मुरल फॉर्मूले के अंदर वो ये चीज़ कहता है कि हम लोग सेक्स के रिगार्डिंग जो टोटल बॉडी की हाइट है उसको पुरुष और महिला में अलग अलग नहीं मानते, हम एक ही मान रहे हैं। कितना? 55.7% हाइट के ऊपर कुल शरीर की ऊंचाई के। मान लीजिए मेरी ऊंचाई कितनी है? 5 फुट 7 इंच। ये मेरी 100% हाइट है, इसके 55.7%, तो 5 फुट 7 इंच का लगभग 55.7% कितना आएगा? आधे से थोड़ा ऊपर। मतलब कि 2.5 फीट में अगर हम 3 इंच और जोड़े, 2.5 फीट में 3 इंच और जोड़ दें तो ये मेरी 2.25 फीट के आसपास मेरी जो सीजी है वो मेजर हो जाएगी। तो पाल्मर फॉर्मूले के अंदर वो ये कह रहा है कि टोटल बॉडी हाइट को हम 55.7 से गुना कर देंगे, उसमें 100 का भाग दे देंगे, जो परिणाम आता है उसमें प्लस 1.4 जोड़ देंगे, तो हमारी सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग मेजर कर सकते हैं। अब देखिए दोनों फॉर्मूले में अंतर क्या है। जो क्रॉस्की फॉर्मूला है, क्रॉस्की फॉर्मूले ने तो स्पष्ट कर दिया कि भाई महिला की सीजी 55.44, पुरुष की 56.18, तो अपने आप में मेजर हो गई, दोनों की डिफरेंट है। ये कह रहा है, यहाँ थोड़ा सा तकनीकी ये चीज है, ये कह रहा है कि टोटल बॉडी हाइट, सब जानते हैं कि पुरुष और महिला की हाइट के अंदर लगभग 6 इंच का अंतर होता है एवरेज देशों के अंदर। मतलब महिला की हाइट कम होती है और पुरुष की हाइट ज्यादा होती है। तो अब दोनों कम हाइट को अगर 55.7 से गुना करेंगे तो कम परिणाम आएगा, ज्यादा हाइट को 55.7 से गुना करेंगे तो ज्यादा परिणाम आएगा। बात एक ही है, इस चीज को समझ जाना। अगर आप समझते हैं तो आप नेट जैसे उच्च स्तरीय एग्जाम को क्लियर करें। दूसरी बात, जिस तरह से सीजी के ये फॉर्मूलाज आज तक देखिए बहुत से कॉलेजों में पढ़ाया ही नहीं जाता, ये पता ही नहीं है लोगों को, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में उच्च स्तरीय चीजें लेकर आ रहा हूं कि सीजी कैलकुलेशन के 2 फॉर्मूलाज भी हैं जिन्हें क्रॉस्की और पाल्मर फॉर्मूला कहते हैं। आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं, ऐसी चीजें और लानी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कीजिए। लाइक करने से ट्रेंडिंग में शारीरिक शिक्षा 1 नंबर पर आएगा, और कमेंट करके मुझे बताते रहिए कि मुझे अगले वीडियो लेक्चर्स किस चीज के ऊपर तैयार करने हैं। इतना कुछ क्लियर हो गया। अब आप लोग ये आइडेंटिफाई कर लीजिए, हम लोगों ने देख लिया, पता लग गया हमें कि सीजी कहाँ होती है। महिला में 55%, पुरुष में लगभग 57%, प्लस माइनस कम ज़्यादा हो सकता है। एग्जैक्टली मैंने आपको फॉर्मूलाज बता दिए। लेकिन जब भी नेट जैसे एग्जाम के अंदर आएगा वो 55.46, 55.66, 55.70 ऐसे नहीं डालेगा, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ है। वहाँ पर वो सीधा 55, 54, 56, 70, 80 ये डालेगा। तो देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से ये जो पर्सन इंडिकेट कर रहा है, हम लोगों ने ये बताया, इसके अंदर जो रेड सर्किल है, वो रेड सर्किल जो हमारी सीजी की एग्जैक्ट लोकेशन होती है, जिसको हम लोग लगभग बेली बटन के आसपास भी माप सकते हैं। यहाँ से पहले अल्टीमेटली हमने क्वेश्चन को वहीं करेक्ट कर दिया था जहां मैंने आपको क्वेश्चन को समझाया था, फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आप गलतियां ना करें। मेरे हिसाब से आप ऑप्शन आंसर ढूंढ चुके होंगे। मूल मुद्दा हमारा सीजी नहीं है, मूल मुद्दा हमारा प्रश्न है जिसको हम पढ़ रहे हैं, जो प्रश्न 95% लोगों ने गलत उत्तर दिया था। तो देखिए हमारा प्रश्न जो कह रहा था कि महिला एथलीट टॉप स्पीड से जब दौड़ रही है तो उसकी सीजी की स्थिति क्या होगी। तो देखिए सीजी मैंने आपको बताया था, महिला एथलीट दौड़ रही है तो लगभग 9 इंच हाइट उसकी हाइट के अंदर ऐड हो जाएगा। इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कितना इजीली समझाया गया है कि जब एक स्विमर डाइविंग करता है तो डाइविंग करते हुए उसकी फेजेस बताई गई है कि सीजी की फेज कहाँ कहाँ होती है। तो देखिए जब वो बोर्ड के ऊपर लैंडिंग फेज में नीचे जाता है, देखिए नीचे गया तो उसकी सीजी कहाँ गई, अपने आप नीचे हो गई। जब उसने आर्क बनाया, आर्क बनाकर जंप से जस्ट पहले तो उसकी सीजी कहाँ आई, थोड़ा सा ऊपर और आ गई। और जब उसने आर्क बनाकर जंप ले लिया है तो उसकी सीजी कहाँ चली गई है, और ऊपर चली गई है। मेरे ख्याल से अब आप क्वेश्चन को क्रैक कर देंगे, क्योंकि यहाँ आपको समझ में आ गया कि जैसे जैसे वो नीचे से ऊपर जा रहा है उसकी सीजी कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। तो ऊपर जा रही है, इसका मतलब 2 ऑप्शन तो आपको क्लियर हो गए कि हमको 55 से ऊपर वाले की बात करनी है। अब कितनी करनी है, 60 भी हो सकती है, 70 भी हो सकती है। मैक्सिमम लोगों ने यही गलती करी और वो समझ नहीं पाए इस चीज़ को। यहाँ तक तो वो समझ गए थे कि सीजी ऊपर जाएगी, बिल्कुल सही उन्होंने ऑप्शन मुझे दिया था। लगभग 100 कमेंट मुझे मिले थे मेरे फेसबुक पोस्ट के ऊपर, 100 में से 90-92 के आसपास गलत थे। 6 या 7 जो थे वो तुक्के के आंसर थे, क्योंकि मैं समझ गया था उनका लेवल क्या है। तो क्लियर है आपको कि जैसे वो हवा में ऊपर जाएगा सीजी कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। इस एग्जाम्पल से इसका मतलब इमेजिन कीजिए महिला एथलीट दौड़ रही है, कहाँ गई सीजी,
ऊपर गई। कितनी? अभी बताता हूं। और बड़े सिंपल एग्जाम्पल से समझिए। ये तो आप क्लियर हो गया कि सीजी ऊपर जा रही है। कितना ऊपर जाएगी? देखिए मैंने आपको स्पष्ट करता हूं। सीजी का स्टेबिलिटी, स्थायित्व से सीधा सीधा संबंध होता है। और जैसा भी हमने पढ़ा कि हाइट से भी सीधा संबंध होता है। बच्चे की हाइट का मैंने आपको बताया, पुरुष का एग्जाम्पल दिया, महिला का एग्जाम्पल दिया। तो इसको आप समझिए। तो देखिए हाइट से सीधा संबंध है, तो हाइट का मतलब सर तक नहीं होता है। अगर सर से ऊपर भी हम जा रहे हैं तो देखिए इस एग्जाम्पल के अंदर बड़ा इजी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि ये महिला जब अपने दोनों हाथों को ऊपर कर रही है तो इसकी सीजी सामान्य सीजी के मुकाबले कहां चली गई? ऊपर चली गई। अब इसकी हाइट सर से कैलकुलेट नहीं हो रही है, इसकी हाइट में इसके हाथ भी जुड़ गए हैं। यही तो कहता है सीजी कि धरातल से कुल ऊंचाई के, धरातल से कुल ऊंचाई के। तो देखो जहां ये नॉर्मल स्टेज है, नॉर्मल स्थिति में वो खड़ी हुई है हाथ बांधकर, तो धरातल से कुल ऊंचाई पर सीजी। लेकिन जैसे ही उसके हाथ ऊपर गए तो धरातल से कुल ऊंचाई पे सीजी। दोनों स्थिति में है 55%। यहाँ महिला खड़ी हुई है हाथ बांधकर, उसकी हाइट कम है तो उसकी 55% पर। हाथ जब उसने ऊपर किए तो उसकी सीजी धरातल से कुल ऊंचाई पर, तो कुल ऊंचाई 55% ऊपर चला गया। ये चीज क्लियर है। इसका मतलब धरातल से अगर हम ऊपर जाएंगे तो सीजी ऊपर चली जाती है। मतलब धरातल से चाहे वो हवा में ही क्यों ना हो हम, वो भी सीजी हमारी ऊपर ही मानी जाएगी। अब मूल मुद्दे पे, प्रश्न को बिल्कुल क्रैक करने की स्टेज पर हम लोग आ रहे हैं। हमने ये चीज तो क्लियर हो गई कि भाई ऊपर जाएगी। अब बात आती है टॉप स्पीड पे। टॉप स्पीड पे हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है? तो देखिए इस एग्जांपल से समझिएगा टॉप स्पीड से क्या हो रहा है। देखिए टॉप स्पीड से हमारे शरीर के ऊपर वायु एक प्रतिरोध बल लगाती है। और यहां तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का उदाहरण दिया है। एथलीट क्या बांधकर दौड़ रहा है? पैराशूट। तो देखिए एक पक्षी का एग्जाम्पल हमारे सामने स्पष्ट है कि जब एक पक्षी उड़ता है सामान्य वायु के अंदर, उसकी जो स्थिति होती है वो जमीन के पैरेलल होती है। ठीक है, जमीन के बिल्कुल समानांतर चलता है। तो उसकी सीजी की स्थिति आप फर्स्ट ड्राइंग के अंदर देख लीजिए कहाँ है। जैसे ही पक्षी तेज उड़ान बढ़ता है तो उसकी उड़ान के कारण हवा का प्रतिरोध भी उसके विरुद्ध ज्यादा हो जाता है, जिससे पक्षी की सीजी ऊपर चली जाती है। पक्षी जमीन से पैरेलल न दौड़कर थोड़ी सी उसकी स्थिति कैसी हो जाती है? अपवर्ड, 45 डिग्री के एंगल के ऊपर। तो जब वायु का प्रतिरोध रखा, पक्षी की स्थिति ऊपर हुई। वायु के प्रतिरोध में तो ऊपर क्या, पक्षी को पंख फैलाकर ऊपर, फड़फड़ाकर ऊपर उड़ने के लिए, तो उसकी सीजी कहां चली गई? फर्स्ट पिक्चर के मुकाबले सेकंड पिक्चर में थोड़ी सी ऊपर। जब टॉप स्पीड पे पक्षी, तीसरी इमेज के अंदर देखिए, टॉप स्पीड के अंदर पक्षी पंख फड़फड़ाकर उड़ा, तो देखिए टॉप स्पीड में वायु का प्रतिरोध उसके विरुद्ध और ज्यादा लगा, जिससे उसकी सीजी कहां चली गई? और ऊपर चली गई। प्रश्न क्रैक हो गया, सीजी ऊपर गई। बस अंतर वही रह गया, कितनी? 60 या 70? अभी बताता हूं। मुख्य बात फिर वही आ गई, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और पैराशूट। पैराशूट मेन रोल प्ले कर रहा है। तो इस चीज में हमें ये समझना है कि अब खिलाड़ी दौड़ रहा है, पैराशूट बंधा हुआ है, तो उसकी बॉडी की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? देखिए इन दो पिक्चर्स के एग्जाम्पल से समझिए कि जब हमारी पीठ के ऊपर कोई बल आरोपित किया जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पीठ के ऊपर हमारे कोई भार हमने लगा लिया, तो वो भार हमको आगे झुकने को मजबूर करता है। लेकिन अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हवा में घुमा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट अगर हमारे साथ बांध दिया और उसको हम मूव करा रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट कैसा है? मूवेबल है, तो हमारी बॉडी कहां जाएगी? पीछे की तरफ जाएगी। हैमर थ्रो का एग्जांपल आप ले लीजिए। क्लियर है इस चीज को कि अगर हमारे शरीर पर कोई भार को बांध दिया जो मूव नहीं कर रहा, तो बॉडी आगे झुक जाएगी। स्कूल बैग, बच्चा आगे झुकता है, ना कि पीछे। लेकिन जब हम किसी ऑब्जेक्ट को घुमाएंगे थ्रो करने के लिए हैमर, तो हमारी बॉडी कहां झुकेगी? पीछे की तरफ, क्योंकि वायु प्रतिरोध बल हमें प्रतिरोधित कर रहा है। ये एथलीट दौड़ रही है, पैराशूट इसके साथ बांधा हुआ है, तो बताइए अब इसकी बॉडी आगे जाएगी या कहां पीछे जाएगी? टॉप स्पीड पर एग्जैक्टली पीछे जाएगी। पीछे जाएगी, इसका मतलब अभी वो पक्षी वाला एग्जांपल याद करो। जब पक्षी ऊपर उठा था, भाई उसका भी तो सर, मुंह ऊपर की तरफ हुआ था, तो उसकी सीजी कहां गई थी? एग्जैक्टली ऊपर गई थी। कितनी? याद करो, सामान्य से
दुगने के मुकाबले, इसका मतलब प्रश्न क्रैक हो गया। आप समझ गए कि उस अगर पक्षी वाले चित्र को आप फिर मूव बैक करके देखिए कि जब वो पैरेलल था तो सीजी कितनी थी, फिर जब उसने स्पीड बढ़ी तो सीजी 5% के आसपास ऊपर गई, जब वो टॉप स्पीड गया तो सीजी 10% के आसपास ऊपर गई। उत्तर आ गया हमारा। और अंतिम फेज, आप दो ऑप्शन तो आपने क्लियर कर लिए, आप लोग समझ गए। हमारा जो मूल प्रश्न था, उस मूल प्रश्न के अंदर हमने बताया था कि भाई परसेंटेज कितना होगा, ठीक है, 50, 55, 60 या 70। तो हमने ये चीज तो क्लियर कर ली कि भाई महिला की सीजी जो है 55% होती है। अब वो नीचे नहीं जाएगी, वो ऊपर जाएगी, 60 जाएगी या 70 जाएगी। तो देखिए ये एथलीट जब टॉप स्पीड से दौड़ रही है तो, और इसके शरीर के साथ अगर पैराशूट बांध दिया तो देखिए टॉप स्पीड पे दौड़ रही है। तो मैंने आपको पहले एग्जाम्पल बताया था कि टॉप स्पीड पे 6 से 12 इंच बॉडी ऊपर जाती है। अब समझिए इस चीज को कि एक महिला एथलीट की सामान्य हाइट कितनी होती है, लगभग 5 फीट औसत होती है। औसत 5 फीट के अंदर 1 फीट में कितने इंच, 12 इंच, और 12 इंच तो 5 फीट में कितने इंच, 60 इंच। अभी हमने क्या बताया, 60 इंच का 55% कितना निकला, 60 इंच का 55% निकला लगभग 33 इंच के आसपास। अब जब महिला एथलीट टॉप स्पीड पर दौड़ रही है तो तो उसकी बॉडी कितना गई, 9 इंच ऊपर गई। तो 60 इंच में 9 इंच और जोड़िए, महिला की हाइट कितनी हो गई, 69 इंच हो गई। 69 इंच का आप 55% निकालिए, लगभग कितना हुआ, 39 के आसपास। तो देखिए एवरेज 39 के आसपास। जब महिला की हाइट कितनी थी, 60 इंच, 5 फीट थी, तो सीजी कितनी थी, 33 इंच। जब वो हवा में टॉप स्पीड के ऊपर है, पैराशूट ट्रेनिंग के साथ है, तो 9 इंच उसकी हाइट बढ़ गई, तो उसकी सीजी कितनी आई, एवरेज 39 इंच। कितना इंच बढ़ा, 6 इंच। महिला की सामान्य हाइट कितनी थी, 60 इंच। 60 इंच थी तो देखिए 60 इंच में 6 इंच कितना हुआ, 60 का कितना परसेंट हुआ, 10%। इसका मतलब महिला की सीजी कितना ऊपर जाएगी, लगभग 10% ऊपर जाएगी। और 10% तो हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमने 6 इंच और 12 इंच की बात करके हमने, चलो एक आइडियल फेज मान लेते हैं भाई 9 इंच, लेकिन टॉप क्लास एथलीट की कितनी होती है, 12 इंच। तो इसका मतलब हवा में बॉडी कितनी ऊपर उठती है, 12 इंच। इसका मतलब टॉप क्लास एथलीट की सीजी रनिंग करते वक्त हवा में पैराशूट बांधने के बावजूद कितने ऊपर चली जाती है, लगभग 12 इंच। मतलब उसकी सीजी उसकी नॉर्मल हाइट से कितना ऊपर हो गई, 15% के आसपास। यही प्रश्न का उत्तर है। हम समझ नहीं पाए कि 55% में जब हमने 15% जोड़ा तो सीजी कितनी ऊपर गई, 70% गई। नेट जैसे एग्जाम के अंदर ऐसे ही प्रश्न आते हैं जो आपको दिग्भ्रमित कर देते हैं, जिनका सॉल्यूशन आप बिल्कुल पहुंच तो जाते हैं, आप लोग पहुंच गए थे, लगभग ऑलमोस्ट लोगों ने उत्तर 60% दिया, वो गलत था। अगर वो थोड़ा और सोचते, कैलकुलेट करते, उन्होंने सोचा कि 70% कैसे जा सकता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि 70% क्यों था और क्यों लगभग 100 कमेंट्स में से 90-92 कमेंट्स के उत्तर गलत निकले। इसी वजह से नेट जैसे एग्जाम के अंदर हम लोग चूक कर जाते हैं और इसी चूक की वजह से ये प्रश्न हमारा उत्तर हमारा गलत हो गया और फिर हम पश्चाताप करते हैं। तो मित्रों देखिए, जिस तरह से हमने कैलकुलेशन किया, ये गणितीय कैलकुलेशन थी। बायोमैकेनिक्स के अंदर गणित आता है, या मैं कहूँ किन्सियोलॉजी के अंदर भी, जहां न्यूटन का सेकंड नियम है F=m×a, जितना फोर्स लगाना है इसका कैलकुलेशन द्रव्यमान और कितनी स्पीड बनानी है इसके गुणनफल के ऊपर निर्भर करता है। तो आप जब तक तुक्के लगाएंगे और इमेजिन करेंगे, प्रश्न का उत्तर गलत होगा। अगर आप कैलकुलेशन करते वक्त, पहले तो मैंने आपको प्रश्न को सॉल्व करना सिखाया कि प्रश्न को उत्तर सॉल्व नहीं, प्रश्न को ही सॉल्व कैसे करना है। प्रश्न का मतलब जब आप प्रश्न को क्रैक करना सीख गए तो उत्तर वहीं आ जाएगा। फिर भी नहीं आया तो मैंने एक क्वेश्चन को समझाने में देख लीजिए हमको कितना समय लगा है। और लोग ये कहते हैं कि आप 40 मिनट की क्लास के अंदर एक चैप्टर निपटा दीजिए, नहीं हो सकता। नेट जैसे, दिल्ली जैसे उच्च स्तरीय एग्जाम के अंदर, सेकंड ग्रेड की भर्तियों के अंदर हमको इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। और देखिए ये मैंने सबसे सटीक आपको उदाहरण दिया क्योंकि इस प्रश्न का जो उत्तर था वो लगभग 90-95% लोगों ने गलत उत्तर दिया था। तो मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें,
मैं बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स आपके बीच में लेकर आ रहा हूं और जीरो से नेट की तैयारी कैसे शुरू करें, क्योंकि इस प्रश्न की डिमांड बहुत आ रही थी मेरे पास कि इसका उत्तर बताइए, इसका उत्तर बताइए वीडियो लेक्चर से, इसलिए मैंने बताया। लेकिन मैं इसके साथ संपूर्ण सिलेबस कवर कराऊंगा। टेस्ट सीरीज मेरे इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर आप उठाइए, उस टेस्ट सीरीज को भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, जो पेपर्स मैंने अपलोड कर रखे हैं। रिगार्डिंग दिस वीडियो भी जो पीडीएफ है मैं इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड करूंगा, वहां आप फॉलो जरूर करें, क्योंकि जैसे ही आप फॉलो करेंगे तो मैं एक सिंगल क्लिक से मेरे फॉलोअर्स को, सारे फॉलोअर्स को एक साथ वो भेज दूंगा। तो ये मेरा प्रयास था, आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शारीरिक शिक्षा का चैनल होने के नाते इसे टॉप ट्रेंडिंग के अंदर लेकर आए, लाइक और कमेंट अनिवार्य करें। अपने जैसे और भाइयों को ये जानकारी शेयर करने के लिए इसे अपनी फेसबुक वॉल के ऊपर पोस्ट करें। अगला वीडियो बहुत जल्दी आपके बीच में लेकर आ रहा हूं। आपका भरत सिंह गुर्जर, फुटबॉल कोच। जय हिंद।